हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और ट्रांसफार्मर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। उसी डेरिवेशन को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ट्रांसफार्मर को। तो जो आपका ट्रांसफार्मर है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर होता है वो आपकी जो एसी वोल्टता यानी जो आपकी एसी जो करंट है उसकी जो वोल्टेज है उसको चेंज करने में मदद करता है, यानी उसको बढ़ाने में या घटाने में मदद करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका हम उपयोग या यूज जो हम करते हैं वो बेसिकली जो आपकी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है उसको बढ़ाने या घटाने में करते हैं। अब हम बात करते हैं उसके प्रिंसिपल की। तो जो इस ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है उसका प्रिंसिपल बेस है म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरणा। तो जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि क्या होता है उसमें, जब आप एक कॉइल से यानी एक कुंडली से आप करंट पास करते हो, ठीक है, क्या पास करते हो, करंट, ठीक है, धारा पास करते हो। उस कारण आप जानते हो कि वो जो एक करंट कैरिंग कॉइल होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिस कारण जो दूसरी कॉइल है जो उस चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आती है उसमें करंट या फिर आप कह सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिस कारण करंट फ्लो करती है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने लास्ट जो आपका चैप्टर था आपका उसमें हमने ये पढ़ा था। तो उसमें हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन जो ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, इसके ऊपर ये कार्य करता है। इसके बाद हमने जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसका बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो उसकी बेसिक संरचना है उसको हमने समझा था। और हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समझा था कि वो क्या होता है, यानी जो अगर आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी जो आपके n की वैल्यू है सेकेंडरी कॉइल के, ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसके लिए जो n की वैल्यू है अगर वो ज्यादा होती है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा है np यानी प्राइमरी कॉइल के, तो आपकी जो वोल्टेज है, ठीक है, जो आपकी वोल्टेज होती है जो कि आपकी सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टता उत्पन्न होती है वो ज्यादा होती है प्राइमरी कॉइल के लिए। तो ऐसे ये बेसिकली आपको किस में दिखता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वहीं जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि इस केस में जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होते हैं प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज यानी वोल्टता उत्पन्न होती है वो कम होती है प्राइमरी वोल्टेज या वोल्टता। तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर को हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। अब हम आगे इसका जो आगे का डेरिवेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या समझा था लास्ट लेक्चर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर इफ ns बड़ा है np के तो, और यानी कि जो आपका es है वो बड़ा है ep के, यानी इस तरीके के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं।
इसी तरीके से अगर सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होते हैं प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के, तो यानी जो आपका ES है, ठीक है, जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो कम होगी प्राइमरी कॉइल के, यानी इस तरीके के जो ट्रांसफार्मर है उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं कि किस रेट से जो आपका सोर्स है वो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में एनर्जी ट्रांसफर करे। तो द रेट at which source transfer energy to the primary coil। तो जो आपकी एनर्जी होगी आप जानते हैं इसको हम IPEP से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरीके से जिस रेट से, यानी द रेट एट विच, जिस रेट से सोर्स ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा? ट्रांसफर, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। किसको करेगा ट्रांसफर? टू द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, टू द सेकेंडरी कॉइल। इसको हम लिखेंगे ISES से, ठीक है, ISES से। अगर हम ये सोचे कि एनर्जी का किसी भी तरीके से लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, एक आइडियल कंडीशन ले लेते हैं, यानी एनर्जी का किसी भी तरीके से लॉस नहीं हो रहा है। अगर हम समझे, इफ वी अज्यूम, अगर हम अज्यूम करें कि जो आपकी एनर्जी है देयर इज नो एनर्जी लॉस, तो यानी कि IPEP बराबर होता है ISES के। इसका मतलब ये है, अगर हम IS यानी करंट थ्रू सेकेंडरी कॉइल की बात करें, तो ये आपका बराबर आ जाता है IP यानी करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इनटू EP अपॉन ES के। अब हमने ये, जब हमने ट्रांसफार्मर को हम समझ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने ये देखा था कि आपका EP अपॉन ES बराबर होता है NP अपॉन NS के। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं, अभी हमने देखा कि IS बराबर है हमारा IP EP अपॉन ES के, तो हम इसके जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी NP अपॉन NS रख देंगे, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो आपका NP अपॉन NS है वो हमने K के बराबर माना था, K के बराबर माना था, और इसको हमने क्या कहा था? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने माना। तो IS बराबर हुआ IP इंटू NP अपॉन NS। तो हम इसके जगह क्या कर देंगे? K लिख देंगे, यानी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो हमने देखा था NS अपॉन NP जो होता है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसके जगह यहाँ पे इस वैल्यू को रख देंगे
तो आपका IS बराबर IP इंटू 1/K आ जाएगा, यानी IP अपॉन K आ जाएगा। अब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस को देखते हैं। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अगर हम केस को देखें तो हम ये जानते हैं, हमने अभी देखा ES होता है ग्रेटर देन EP से, यानी आप ये समझ सकते हैं K जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से ज्यादा होगा, यानी आपका जो IS है वो बड़ा होगा IP से। इसी तरीके से अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, किसकी बात करें? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो ES जो होता है वो आपका लेस देन होगा EP से, यानी K जो होगा आपका, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका लेस देन होगा 1 से, यानी 1 से कम होगा, यानी IS जो होगा बड़ा होगा IP से, IS बड़ा होगा IP से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो ES बड़ा है EP से, यानी K बड़ा है 1 से, यानी IS क्या है? छोटा है IP से। वहीं हम जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ES छोटा है EP से, यानी K छोटा है 1 से, इसका मतलब IS यानी करंट थ्रू सेकेंडरी कॉइल ये ज्यादा है IP से। तो हमारी जो इक्वेशन है, यानी ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो इक्वेशन है आप इसे इक्वेशन A मान सकते हैं। इससे हमें ये पता है कि जो आपका IP होगा वो बराबर होगा IS के NS अपॉन NP, ठीक है, इक्वल्स टू ES अपॉन R NS अपॉन NP। अब अगर हम ये जानते हैं ES इक्वल्स टू EP इंटू NS अपॉन NP होता है, ठीक है, ये होता है। अगर हम IP में जो आपकी इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, IP की वैल्यू निकाली थी, इसमें अगर हम इस वैल्यू को यूज करें तो हमारे पास आ जाएगा IP इक्वल्स टू 1 अपॉन R EP NS अपॉन NP इंटू NS अपॉन NP, यानी हमारे पास प्राइमरी कॉइल से जो करंट फ्लो होगी यानी IP बराबर आ जाएगा 1 अपॉन R NS अपॉन NP का स्क्वायर इंटू EP, यानी IP इक्वल्स टू EP अपॉन R इक्विवेलेंट, EP अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी जो आपकी ये वैल्यू आई है वो आपकी R इक्विवेलेंट के बराबर, यानी कि R इक्विवेलेंट जो है वो आपका बराबर है NS NP अपॉन NS का होल स्क्वायर इंटू R, जहाँ पे आपका R इक्विवेलेंट जो है ये वैल्यू है लोड रेजिस्टेंस की, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R इक्विवेलेंट से दिखाई। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की। तो जो आपकी एफिशिएंसी होती है किसी भी ट्रांसफार्मर की वो रेशियो होता है, अनुपात होता है आउटपुट पावर और इनपुट पावर, ठीक है, यानी
एफिशिएंसी यानी ईटा बराबर होता है आपका आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के, ठीक है। यानी ES IS, आप जानते हैं आउटपुट पावर ES IS के बराबर होता है और इनपुट पावर आपका EP IP के बराबर होता है। अगर आपकी ईटा की वैल्यू 1 होती है यानी कि किसी भी तरीके का पावर लॉस आपके सिस्टम में नहीं हुआ, यानी ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का पावर लॉस नहीं हुआ है, यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी है 100% उसकी एफिशिएंसी। तो मैं आशा करती हूँ आपको जो ये ट्रांसफार्मर का जो पावर है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसकी एफिशिएंसी भी आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एनर्जी लॉस की। तो जैसे कि आप जानते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है वो उसमें क्या होता है कि आप जो AC वोल्टेज होती है यानी AC वोल्टता होती है उसे आप चेंज करते हो, उसकी वोल्टेज को आप चेंज करते हो, कम करते हो या फिर ज्यादा करते हो, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस होती है तो अभी तो हमने बात की थी नो लॉस के बारे में बात की थी, नो एनर्जी लॉस यानी आइडियल, पर एक्चुअली जब हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उससे एनर्जी लॉस होता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस इसके ये है फ्लक्स लीकेज यानी फ्लक्स का लीक होना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब कॉइल से करंट पास होता है यानी जो आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल है यानी जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है प्राइमरी कॉइल है, तो जो आपकी प्राइमरी कॉइल है उससे जब करंट पास होता है तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है यानी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो कई बार क्या होता है वो फ्लक्स उस फ्लक्स की लीकेज हो सकती है। तो इस लीकेज को बचाने के लिए, ठीक है, इस लीकेज को बचाने के लिए जो आपकी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है, उन दोनों को ओवरलैप करके लगाया जाता है, यानी जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें उन दोनों कॉइल्स को ओवरलैप करके लगाया जाता है ताकि एनर्जी का लॉस कम हो, यानी जो आपका ऊर्जा का जो क्षय है वो कम हो, इसलिए इसको इस तरीके से लगाया जाता है। अब जो आपका सेकंड है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, यानी जो आपकी कॉइल है उसका जो रेजिस्टेंस है। आप जानते हैं कोई भी जो सब्सटेंस होता है या कोई भी आपका मैटर है, कोई भी अप्लायंस है, उसमें क्या होता है रेजिस्टेंस भी होता है, उसका खुद का रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो वायर है आप जानते हैं उसका भी रेजिस्टेंस है। तो उसकी वजह से भी एनर्जी लॉस हो सकता है, यानी जो प्रतिरोध उसमें जो उत्पन्न होता है कॉइल्स में यानी कुंडली में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उस कारण भी एनर्जी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट एडी करंट की जब हम बात करते हैं तो हमने एडी करंट लास्ट टॉपिक पढ़े थे, जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एडी करंट समझा था। तो आप जानते हैं जो एडी करंट होता है वो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है आप जानते हैं इसमें क्या होता है या प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में ये जो एक लैमिन जो ये कोर होती है ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है। कैसी कोर होती है? सॉफ्ट आयरन कोर। और आप ये जानते हैं कि जब हम करंट पास कराते हैं कॉइल से तो जिसपे वो जो उसके अंदर कोर होती है उसमें क्या होता है एडी करंट प्रोड्यूस होता है जिस कारण एनर्जी का लॉस होता है। तो उसको यानी इस एडी करंट के थ्रू जो लॉस हो रहा है उससे बचाने के लिए हम लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। किससे बचाने के लिए? आपका एडी करंट से बचाने।
यानी एडी धारा से बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस की। तो हमने जब हम हिस्टेरेसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जब कोई मैटर, कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होता है फिर डीमैग्नेटाइज होता है, उस समय में उसके द्वारा कुछ लॉस होता है, कुछ एनर्जी लॉस होता है, जिसे हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है कॉइल का, तो इस वजह से हिस्टेरेसिस होगा, जिस कारण आपका एनर्जी लॉस होगा। तो इस तरीके से जो आपका ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें अलग अलग कारणों के कारण एनर्जी लॉस होता है, यानी ऊर्जा का क्षय होता है। तो बच्चों, हमने ट्रांसफॉर्मर समझ लिया, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, हमने उसका डेरिवेशन समझा, करंट की क्वांटिटी समझी, पावर समझा, हमने उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ 44 mH यानी मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। यानी इस सर्किट में आपकी RMS वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अगर आपको इंडक्टर यानी प्रेरक, ठीक है, प्रेरक जो है उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और आपको वोल्टेज दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई। तो सबसे पहले हम इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं। यानी जो आपके पास क्या दिया गया है, L की वैल्यू 44 mH, जिसको आप हेनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट AC सप्लाई की, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू की वैल्यू दी गई है 50 हर्ट्ज। आपको क्या निकालना है, RMS वैल्यू निकालनी है करंट की, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि आपने ये पढ़ा है, हम यहाँ इंडक्टर यानी प्रेरक की बात कर रहे हैं, तो हम XL की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू, आपकी जो RMS वैल्यू चाहिए करंट की, तो हम सबसे पहले XL की वैल्यू निकालेंगे। तो XL इक्वल्स टू होता है आपका ओमेगा L। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू L, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू न्यू यानी 50 हर्ट्ज इंटू L यानी 44 इंटू 10⁻³ तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो XL है उसकी वैल्यू हो जाएगी 13.83 ओम। अब हमें क्या निकालना है, करंट की RMS वैल्यू यानी IV की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये जानते हैं कि जो IV होगा वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग EV/XL होगा। EV की वैल्यू 220, XL की वैल्यू हमारी कितनी आई 13.83 ओम। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15.9 एम्पियर आपकी करंट की RMS वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप करंट की RMS वैल्यू निकालें। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, ठीक है, एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 60 माइक्रोफैरेड, यानी 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply।
यानी जो आपका कैपेसिटर है 60 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो एक एसी सप्लाई से कनेक्टेड है, जिसकी जो वोल्टेज है यानी वोल्टता है V की वैल्यू क्या है 110 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं 60 हर्ट्ज यानी 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। इसमें आपको क्या निकालना है, करंट की आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम ये जानते हैं जैसे अभी हमने करा कि जो IV होता है, ठीक है, IV बराबर आपका होगा EV अपॉन XC। ठीक है, ये आपका ये जो होगी ये आपका क्या हो गया आपका, ये हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि ये इस तरीके से होगा। अब हमें हमारे पास EV की वैल्यू तो है, ठीक है, वोल्टेज आपको EV से जो आप रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास EV की वैल्यू तो है, पर और IV हमें निकालना है, पर हमारे पास XC की वैल्यू नहीं। और हम ये जानते हैं, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो XC होता है वो बराबर होता है 1/2 पाई न्यू C के। किसके बराबर होते हैं 1/2 पाई न्यू C के, यानी 1/2 पाई यानी 22/7 इंटू न्यू मतलब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है, तो 60 लिखेंगे आप यहाँ पे 60, और जो C की जो वैल्यू है वो 60 इंटू 10⁻⁻⁻6। तो ये ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज उठा के आपके जो ये जो आपके पास फॉर्मूला है 1, इस पे हम रख देंगे, यानी IV इक्वल्स टू EV की वैल्यू 110 है अपॉन 1/2 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6। अब आप जानते हैं कि ये जो आपकी टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, यानी 110 इंटू 2 इंटू 22/7 60 इंटू 10⁻⁻6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.49 एम्पियर। का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट विद L 2.0 हेनरी, C 32 माइक्रोफैरड एंड R इक्वल्स टू 10 वॉट 10 ओम आएगा यहाँ पे। What is the Q value of this circuit? यानी आपको एक LCR सर्किट दिया गया है जिसमें आपको L, C और R की वैल्यू दी गई है, और आपको Q का मान बताना है, यानी Q की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। तो आपके पास जो L है वो है 2.0 हेनरी, C है 32 माइक्रोफैरड यानी 32 इंटू 10⁻⁻6 F, और आपके पास R की वैल्यू जो है वो 10 ओम है। तो आपको ओमेगा R निकालना है, Q निकालना है। तो हमने जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ओमेगा R जो होता है वो बराबर होता है 1/√LC के, यानी 1/√L। L की वैल्यू कितनी है 2.0, C की वैल्यू कितनी है 32 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा।
तो इसकी जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी यानी ओमेगा आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻³/8। हमें Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या निकालना है, Q की वैल्यू निकाल। हमने ओमेगा आर की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि हमें मांगा गया, और अब हम Q की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका Q होता है 1/r √L/c, ये इसकी वैल्यू होती है। R की वैल्यू आपको 10 दी गई है, ठीक है, 10 है R। L की वैल्यू 2.0, C की वैल्यू 32 इंटू 10⁻⁻6। यानी 10⁻³/40, यानी कि 25। तो जो आपकी Q की वैल्यू आएगी वो 25 यानी 25 आएगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। यानी कि आपका जो एक चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, वो जुड़ा है एक इंडक्टर से यानी प्रेरक से। हमें क्या बताना है, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है यानी कोणीय आवृत्ति बतानी है फ्री ऑसिलेशन यानी मुक्त दोलन में। तो जैसे कि आप जानते हैं आपको क्या क्या गिवन है, आपको C की वैल्यू दी गई है 30 माइक्रोफैरेड, 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, इसको आप फैरेड पे कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके पास इंडक्टर है यानी L की वैल्यू आपको गिवन है 27 mH। तो 27 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो इसको आप इस तरीके से बदल। हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जब हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री ऑसिलेशन की बात करें यानी रेजोनेंस, तो हमने ये पढ़ा था ओमेगा आर इक्वल्स टू √LC होता है, यानी L की वैल्यू कितनी है आपकी 27 इंटू 10⁻⁻3, C की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10⁻⁻6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी 1/, आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 10⁴/9। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ट्रांसफॉर्मर का जो मैंने डेरिवेशन करा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको एनर्जी लॉस यानी जो आपका ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस होते हैं उसके बारे में मैंने जो आपको समझाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो हमने आज क्वेश्चंस करे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है और आगे के क्वेश्चन होमवर्क से करके आने हैं।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।